हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी जो है एकदम जमकर कर रहे हैं, क्योंकि आपका भी सपना है भाई टॉपर बनने का। उसी सिलसिले में हम आपकी जो है थोड़ी सी भी जो है मदद कर पाते हैं, तो इसी मदद की सिलसिला का जो है कारवां आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग जो है आज हिंदी के जो है 9वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है प्रगीत और समाज, जिसके राइटर कौन है, नामवर सिंह है। इस चैप्टर को आप पहले अगर पढ़े होंगे और नहीं समझ में आया होगा तो आज जो है अपने दिल से इस डर को निकाल दीजिएगा, क्योंकि आज ही पूरा चैप्टर जो है आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये चैप्टर दिमाग में फिट हो जाए फिर उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे कि क्या जो है करना है। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो उसके राइटर के बारे में पढ़ते हैं। अब आपके मन में प्रश्न कि सर आप राइटर के बारे में क्यों पढ़ाते हैं। भाई राइटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, है कि नहीं। आइए राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आपके मन में प्रश्न यह आया होगा कि सर प्रगीत और समाज है का है भाई, एगो निबंध है। प्रगीत और समाज एगो निबंध है। इसके राइटर कौन है, नामवर सिंह। ट्रिक से आप याद कैसे किए हैं, प्रगीत और समाज, गीत और समाज। समाज में गीत गाइएगा तो नाम होबे करेगा, प्रगीत मतलब प्रगति कीजिएगा समाज में तो नाम होबे करेगा नामवर सिंह। यानी प्रगीत और समाज के राइटर नामवर सिंह, सिंपल सी भाषा में, है कि नहीं। अब कोई पूछ देवे भाई नामवर सिंह के जन्म कब हुआ, 28 जुलाई 1927 को हुआ। निधन कब हुआ किताब में नहीं लिखा गया है। जो चीज लिखले नहीं है तो किताब से बाहर क्वेश्चन पूछेगा कहां से, है कि नहीं। ठीक है, जन्म कहां पे हुआ यानी जन्म स्थान, तो जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखना है। इनके माता जी का नाम वागेश्वरी देवी और इनके पिताजी का नाम नागर सिंह। नामवर सिंह के पिताजी का नाम नागर सिंह। नागर सिंह का थे, तो नागर सिंह जो है एगो शिक्षक थे, याद रखिएगा। एगो बउआ वाला प्रश्न है, मोहन राकेश जी के पिताजी जो है पेशे से क्या थे, कमेंट में बताइए। आगे शिक्षा, इनकी शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा हुई ये इनके जो है गांव में से ही हुई। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गांव से, जो गांव का नाम था आवाजपुर एवं कमालपुर, ऐसा गांव के नाम था। हाई स्कूल हिबेट क्षत्रिय स्कूल बनारस एंटर। ठीक है, तो उसके बाद हाई स्कूल कहने का मतलब मैट्रिक तक जो है कहां से पढ़े, तो हिबेट क्षत्रिय स्कूल से जो बनारस में है। इंटर कहां से किए, उदय प्रताप कॉलेज बनारस से। बीए और एमए बीएचयू से किए। ठीक है, बीए और एमए जो है बीएचयू से किए। ये सब जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अब 1949 एवं 51 में जो है पीएचडी बीएचयू से ही किए। बीएचयू मतलब कि बनारस यूनिवर्सिटी का आप नाम सुने हैं। ठीक है, अब देखिए पृथ्वीराज रासू की भाषा विषय पर 1956 में। बात आपको समझ में आई। तो देखिए क्या कह रहा है, पीएचडी बीएचयू में जो है किए पृथ्वीराज रासू की भाषा विषय पर किए। कब किए, 1956 में किए। अब जो है आइए आगे पढ़ते हैं वृत्ति इनकी। वृत्ति मतलब होता क्या है कि कौन कौन ऐसा काम किए हैं जो काफी ज्यादा जो है प्रचलित रहा, जिसके कारण ये फेमस भी हुए। आइए 1953 में जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी व्याख्यात, यानी हिंदू विश्वविद्यालय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1953 में जो है का थे, तब व्याख्या करने वाले के तौर पे जो है इन्हें रखा गया था। ठीक है, कोनो टॉपिक पे व्याख्या करने के लिए। 1959 से 60 में जो है सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे इन्होंने जो है काम किया। अब आप कहेंगे सर हाई व्हाइट से लिखे हैं, हाई आप रेड से लिखे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। हाई जो रेड वाला है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ दिए कि ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नामवर सिंह जो है कौन से विश्वविद्यालय में काम किए। आपको पता होना चाहिए सागर
सागर विश्वविद्यालय में, तो ऐसे प्रश्न बनता है। तो ये रेड कलर वाला जो है आपको पता होना चाहिए कि जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जितने भी चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं सबके इंपॉर्टेंट जो है लेखक परिचय में जो है रेड कलर में लिखल है। सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पीडीएफ बना के आपको दिया गया है। सबके सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक एक जो है पीडीएफ आपको जो है दे दिया गया है आपके एप्लीकेशन में। टेस्ट सीरीज भी आपको दे दिया गया है। तो आप लोग जो हैं SGS क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड किए होंगे, तो इसमें तो आपको सब कुछ मिल ही रहा होगा, है कि नहीं। आप फिर जो है आप अभी से तैयारी करके गर्दा छोड़ा दीजिए, है कि नहीं। चलिए हमने क्या अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है 1960-65 तक बनारस में रहकर स्वतंत्र लेखन किए। स्वतंत्र मतलब का, तो अपने से कोनो कंपनी के थ्रू जुड़े हुए नहीं थे। फिर जनयुग साप्ताहिक दिल्ली में संपादक और राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार भी जो है ये रहे हैं। यानी कि जनयुग जो है जो साप्ताहिक पत्रिका था, मतलब कि सप्ताह में एक बार निकलता था, कैसे पेपर आता है वैसे ही जो है सप्ताह में एक बार पेपर आता था जनयुग, उसके ही संपादक रह चुके हैं। फिर जो है साहित्य के सलाहकार भी जो ही ये रहे हैं, कहाँ, तो दिल्ली में, ठीक है। तो ये सब जो है आपको याद रखेला है। अब आगे देख लीजिए, आगे कहा गया है आलोचना त्रैमासिक का संपादन इन्होंने ही किया है। कौन, नामोर सिंह ने ही किया है। 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान में हिंदी विभाग के जो है अध्यक्ष पद पर जो है प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए गए। 1970 में जो है जोधपुर विश्वविद्यालय में ही रहे। जोधपुर विश्वविद्यालय में जो है, जो कहाँ है, राजस्थान में है, तो हिंदी विभाग के प्रोफेसर के रूप में जो है इन्हें वहां पे रखा गया। अब जो है 1974 में कुछ समय तक कन्हैया लाल मनिका लाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा के निदेशक 1974 में ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर जो है इन्हें नियुक्त किया गया। आपके मन में तुरंत ही प्रश्न आया होगा, सर हयू सब याद रखे पड़ेगा। भाई ये सब कौन याद, रेड कलर वाला खाली याद रखिएगा। अगर आप ज्यादा समझदार है तो इसको भी जो है, अगर आपकी जो है दिमाग का पावर ज्यादा है तो आप इसको भी याद रखिए। अब भगवान जाने कौन क्वेश्चन पूछ देवे, लेकिन जो रेड कलर वाला है वो तो हिले है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं। वेरी गुड। अब आगे पढ़ लेते हैं। 1987 में JNU से जो है सेवा पुक्ति पुनः अगले 5 वर्षों के लिए वही पुनः नियुक्ति, यानी JNU से जो है 1987 में जो है 5 साल के लिए JNU छोड़ दिए थे, लेकिन 5 साल बाद जो है फिर जो है JNU को जो है पकड़ लिए, यानी ज्वाइन कर लिए। 1993 से 96 तक राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के जो है अध्यक्ष रहे। कौन, नामवर सिंह रहे। संप्रति आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक। आपसे वो प्रश्न पूछेगा त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन है, तो नामवर सिंह है, याद रखेला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सम्मान इन्हें जो है कौन कौन सा मिला है। भाई 1971 में कविता के नए प्रतिमान के लिए जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि नामवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला है, 1971 में। किस लिए मिला है, कविता के नए प्रतिमान के लिए मिला है, ठीक है। अब जो है कृतियां इनकी कौन कौन सी है, कृतियां मतलब काची काची लिखे हैं। बकलम खुद के राइटर कौन है, नामवर सिंह है। जो है काची, तो एगो ललित निबंध है, बकलम खुद जो है ललित निबंध है। हिंदी के विकास में अप्रभंश का योग, ये भी लिखे हैं। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियों, छायावाद, पृथ्वीराज रासो की भाषा, ये जो है इनकर पृथ्वीराज रासो की भाषा देख रहे हैं रेड कलर में है। कविता के नए प्रतिमान रेड कलर में है। दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद, ये सब रेड कलर वाला जो है आपको एकदम दिमाग में बैठा के रखेला है, पूछेगा ही पूछेगा। नहीं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक आप उठा के देख लीजिए, ठीक है। तो ये सब जो है आपको याद रखेला है। ये सब आपके एप्लीकेशन में जो है PDF नोट्स है इसका, ठीक है। अब जो है आगे हमनी के देखते हैं। आगे जो है और भी लिखे, कहना ना होगा, नामवर सिंह ही लिखे हैं। जो कहा है एगो जो है इंटरव्यू है, साक्षात्कार है। आलोचक के मुख से, ये भी जो है कहा है वो व्याख्या है, व्याख्या का संग्रह है। और भी बहुत सारी अनेक जो है पुस्तकें जो हैं ये लिखे नामवर सिंह, जो काफी ज्यादा प्रचलित रही।
तो ये जो है नामवर सिंह के बारे में जानकारी हो गई कि जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, माता पिता के का नाम था, का लिखे, पुरस्कार कौन सा मिला। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन अब ये चैप्टर लिखे प्रगीत और समाज, इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आखिर प्रगीत और समाज में जो है लिखा का गया है, इसको आप समझिएगा, तभी तो जो है आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना पाएंगे। आइए अब अपनी भाषा में हमनी के शुरू करते हैं। तो प्रगीत और समाज जो है आखिर है का, तो एगो जो है आलोचनात्मक जो है पाठ है। आलोचनात्मक का होता है, मान के चलिए कि हम खराब पढ़ा रहे हैं, तो आप जो है अपन दोस्त से का कहिएगा कि देखा नहीं मास्टरवा के पढ़ावे नहीं आवली और पढ़ावत है, तो वो देहाती भाषा में शिकायत कहलाता है, लेकिन शुद्ध हिंदी में आलोचना कहलाता है। यानी किसी चीज का शिकायत करना यानी आलोचना है। तो इस चैप्टर में जो है नामवर सिंह का किए हैं, तो किए हैं पुरानी जो परंपरा की कविताएं हुआ करती थी या जो नई परंपरा की कविताएं होती थी, और खासकर प्रगीतात्मक कविताएं यानी कि प्रगीत जो हुआ करती थी, इसी की जो है आलोचना किए हैं। ठीक है, अब आपके मन में वो प्रश्न है कि सर ये प्रगीत होता क्या है। तब प्रगीत का दूसरा नाम है लिरिक। लिरिक मतलब कि जो गाना आप सुनते हैं, तो गाना में म्यूजिक जो होता है वो समझिए कि लिरिक है। जैसे प्रगीत को समझिए, वैसा कविता जिसे गीत की तरह गाया जाता है उसे ही प्रगीत कहते हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि प्रगीत किसे कहते हैं, तो वैसी कविता जिसको गीत की तरह हम लोग गा सकते हैं उसे ही जो है प्रगीत कहते हैं। बात समझ में आया? बिल्कुल। अभी कविता शुरू होती है। कविता शुरू होती है तो नामवर सिंह कहते हैं कि आज हम जो है बात करेंगे प्रगीत तथा लिरिक पे। इसलिए बात करेंगे क्योंकि पहले की जो कविताएं हुआ करती थी, लंबी कविताएं हुआ करती थी, जिसमें पढ़ने में जो है लोगों को इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था और लोग जो है पढ़ते पढ़ते सो जाते थे या तो छोड़ देते थे। लेकिन ये लिरिक जो है यानी प्रगीत जो है, ये छोटी भी है, लेकिन छोटी है, देखने में छोटा है, लेकिन इसका जब भावार्थ आप निकालेंगे तो लंबी कविताओं से जो है इसके भावार्थ भी जो है कम देखने को नहीं मिलते हैं। और खासकर इस पे ये चर्चा जो है इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन पे प्रगीत जो है काफी सारे फेमस जो हैं कवि जो हैं लिख के गए हैं, जैसे कि मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन, ये सभी जो है प्रगीत के बारे में कुछ ना कुछ लिखे हैं। इसीलिए जो है इस बात पे जो है आज इस पाठ में जो है का तो आलोचना कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कौन? तो नामवर सिंह जी। किस चीज पे? प्रगीत पे यानी लिरिक पे बातचीत शुरू होती है। क्या कहा जाता है कि लिरिक अथवा प्रगीत जो है एक ऐसी कविताएं होती है जिसमें जो है रोमांटिकपन भी जो है देखने को मिलता है। रोमांटिकपन मतलब आप समझ रहे होंगे, लड़का लड़की के बीच में प्यार होता है, रोमांटिक होता है। ठीक है, तो रोमांटिकपन भी देखने को मिलता है और ये जो है अपने अर्थ में जो है काफी कुछ, अपने शब्दों में जो है काफी अर्थों को छुपाए हुए रहते हैं। देखने में छोटी होती है लेकिन इनमें जो है काफी कुछ जो है अंदर छिपे होते हैं, जो लंबी कविताओं की भांति ही जो है प्रतीत होती है। आगे जो है लेखक कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी जो है जो कविताएं लिखा करते थे वो वास्तव में जो है लंबी कविताएं ही ज़्यादातर लिखा करते थे, लेकिन कुछ कविताएं जो है छोटी भी हुआ करती थी जैसे कि प्रगीत। लेकिन प्रगीत भी उनकी जो कविताएं हुआ करती थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, ये कविताएं भी जो है लंबी कविताओं से कम नहीं हुआ करती थी। ये भी कविताएं जो है अपने अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है का तो अर्थ को जो है छुपाए रखा करती थी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ऐसे ऐसे कविताएं लिखें कि उनका जो है भावार्थ जो है अच्छे अच्छे कवियों को भी जो है समझने में जो है समय लग गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो है बहुत सारी जो है कविताएं जो है फेमस भी रही और उन्हीं कविताओं के बारे में जो है इस चैप्टर में लेखक भी जो है कहते हैं कि उनकी कविताएं जो है ज़्यादातर लंबी देखने को मिलती है और ज़्यादातर जो है छोटी भी देखने को मिलती है, लेकिन उन छोटी कविताओं में जो है लंबी कविताओं से जो है कुछ कम नहीं होता है। आगे कह रहे हैं कि सुरसागर का नाम आप सुने होंगे।
सूरसागर जो है कविता जिससे प्रेरित होकर ही जो है नामवर सिंह जो है कविता के नए प्रतिमान को जो है लिखे थे। तो वो कहते हैं कि सूरसागर भी जो है अपने आप में एक लंबी कविताएं ही हुआ करती थी और उससे ही जो है हम सीखें कि प्रगीत को जो है एक्चुअल में हम लोग लिख कैसे सकते हैं, लिरिक को जो है एक्चुअल में हम लोग लिख कैसे सकते हैं। उसके बाद जो है इन्होंने जो है अपना जो है क्या बोलते हैं प्रबंध काव्य जो है लिखना इन्होंने शुरू किया। और ये भी बताते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी जो है प्रबंध काव्य लिखा करते थे। आपके मन में प्रश्न कि सर ये प्रबंध काव्य का होता है? प्रबंध काव्य कहने का मतलब प्रगीत के जैसा ही होता है जिस पर हम लोग जो है एगो निबंध लिखते हैं, ठीक है, तो वो प्रबंध काव्य कहलाता है। और प्रबंध काव्य भी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी लिखा करते थे, नामवर सिंह भी जो है लिखा करते थे, और भी जो है बड़े बड़े राइटर हैं जो लिखा करते थे, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि मुक्ति बोध की कविताएं भी जो है काफी लंबी हुआ करती थी, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में भी आप सुने कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है तो काव्य के सिद्धांत से जुड़े हुए थे, जो प्रबंध काव्य लिखा करते थे और लंबी कविताएं भी लिखा करते थे, छोटी कविताएं भी लिखा करते थे। ठीक वैसे ही थे मुक्ति बोध भी जो है लंबी कविताएं लिखा करते थे और इतने लंबी कविताएं लिखते थे कि लोग जो है पढ़ते अंसा जाते थे, लोगों को जो है मजा नहीं आया करता था। लेकिन उन्होंने बाद में जो है छोटी छोटी उन्होंने भी कविताएं लिखे, लेकिन उनमें जो है वो रस देखने को नहीं मिला, क्योंकि इनकी भी छोटी कविताएं लंबी कविताओं से जो है कभी कम देखने को मिली ही नहीं। ऐसा जो है कौन कह रहे हैं? तो नामवर सिंह जी कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि फिर उसके बाद त्रिलोचन ने भी जो है प्रबंध काव्य लिखना शुरू किया, प्रगीत लिखना शुरू किया, लेकिन इनके भी जो है प्रगीत में जो है वो दृश्य देखने को नहीं मिला जो नामवर सिंह जो है एक्चुअल में देखना चाहते थे। नामवर सिंह जी जो है ये बताना चाहते थे कि पहले जो लंबी कविताएं लिखा जाता था वो जो है सामाजिक होता था, व्यवहारिक होता था, जिसमें जो है बहुत कुछ जो है देखने को मिलता था। यानी कि समाज के ऊपर लिखा जाता था कविता, व्यवहार के ऊपर लिखा जाता था कविता। लेकिन आजकल के जो प्रगीत हम लोग लिख रहे हैं वो जो है व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने ऊपर जो है वो प्रगीत को लिखता है और उसे जो है वो नाम दे देता है कि प्रगीत है और एगो जो है का है गीत है, चाहे लिरिक्स है, ठीक है। तो इसी से जो है नामवर सिंह असंतुष्ट भी हैं कि सामाजिक और व्यवहारिक कविताओं को छोड़कर जो है आज हम लोग जो है इस दुनिया में आ चुके हैं कि व्यक्तिगत जो है कविताएं लिखना जो है हम लोग शुरू कर दिए हैं। फिर आगे कहते हैं कि मुक्ति बोध भी जो है लिखे, प्रगीत प्रबंध काव्य भी लिखे, त्रिलोचन भी लिखे, नागार्जुन भी जो है लिखे। नागार्जुन भी की एक कविताएं थी जो तनगई रीढ़, ये भी जो है काफी ज्यादा प्रचलित रही। तो त्रिलोचन जो है लिखे इन्होंने, तो त्रिलोचन की कविताएं में भी जो है वही प्रगीत देखने को मिला जो नामवर सिंह वास्तव में नहीं चाहते थे, इसलिए इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। और उसके बाद जो है नागार्जुन की कविताओं में भी जो है जैसे कि तन गई रीढ़ एगो प्रबंध काव्य ही है, प्रगीत की जैसा ही है, जिसमें जो है ना ही व्यवहारिक जो है कुछ देखने को मिलता है, ना ही सामाजिक देखने को मिलता है। और इनकी भी कविताएं जो है लंबी कविताओं के तरह ही जो है मानी जाती है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि कितनी बड़ी विडंबना की बात है, यानी कितनी बड़ी विडंबना की बात है जिस समाज में हम लोग रहते हैं उस समाज के जो है और व्यवहार के बारे में जो है हम लोग कविताओं को पहले लिखा करते थे, लेकिन आज जो है हम लोग जो है व्यक्तिगत जो है कविताएं लिखते हैं और उसे जो है प्रगीत का नाम देते हैं। और प्रगीत वास्तव में जो है ऐसा खराब नहीं है, लेकिन प्रगीत को जो है लिखने का तरीका जो है उन कवियों में नहीं था जिन लोगों ने लंबी कविताओं को जो है छोड़कर जो है प्रगीत लिखना आरंभ किया। ऐसा जो है हम नहीं, नामवर सिंह कह रहे हैं। इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो और बेहतर से समझ में आएगा, जैसे हम अपनी भाषा में इस चैप्टर को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आगे जो है फिर लेखक कहते हैं कि हिंदी कविता का उदय ही लगभग गीत से हुआ। आगे कह रहे हैं लेखक कि अगर आप विद्यापति को जो है पहली जो है हिंदी कवि मान रहे हैं तो समझिए कि हिंदी कविता का जो है
शुरुआत ही जो है गीत से हुआ था। और हिंदी कविता का जब शुरुआत गीत से हुआ था तो प्रगीत का आना जो है तय था, यानी प्रगीत आना जो है तय था। फिर भी जो है पहले लंबी कविताएं लोग लिखा करते थे, फिर जो है उन्होंने प्रगीत लिखना, प्रबंध काव्य लिखना शुरू किया, फिर जो है प्रगीत पे आए और प्रगीत को भी जो है काफी उन्होंने प्रचलित बताया। ठीक है, फिर लेखक कह रहे हैं कि जैसे मैथिली शरण गुप्त जो थे वो प्रबंधात्मक काव्य के लिए जो है काफी ज्यादा प्रचलित थे, फेमस थे। मैथिली शरण गुप्त जो है प्रबंध काव्य जो है ज्यादा लिखते थे, उसके लिए जो है वो काफी ज्यादा प्रचलित थे और वो प्रबंध काव्य में जो है काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी रखते थे। आगे जो है लेखक ये भी कह रहे हैं कि कविता के भाव को जो है वही महसूस कर सकता है जो उसके एकाकीपन में रहता है। कहने का तात्पर्य है हम कविता लिख रहे हैं तो कविता के भाव को हम ही समझेंगे। अब कविता हम लिख दिए और आपको जो है दे दिए तो आप उसका भावार्थ तो जो है जो आपके मन में आएगा वो निकाल सकते हैं। तो लेखक ये भी कह रहे हैं कि कविता के भावार्थ को वही समझ सकता है जो कविता के एकाकीपन में रहा है, यानी कि कविता को लिखा है सोच समझ के, तो वही जो है उस भावार्थ को समझ सकता है। हम लोग तो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, फिर लेखक ये भी कहते हैं कि मित कथन से जो है अति कथन में अधिक जो है शक्ति होती है। मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, ऐसा लेखक का कहना है। कहने का मतलब है कि ज़्यादा जो है बोलने वाला से जो है कम बोलने वाला का जो है ज़्यादा वैल्यू होता है। मान के चलिए दूगो आपका दोस्त है, एगो जो है कहीं भी जाता है भचर भचर बोले लगता है, लेकिन एगो शांत रहता है, जब जरूरत पड़ता है उसी समय बोलता है, तो उसका वैल्यू जो है उसकी बातों को लोग जो है ज़्यादा वैल्यू देते होंगे। तो लेखक यहाँ पे ये कहना चाहता है कि मित कथन से जो है अति कथन में अधिक जो है मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। कहने का मतलब लंबी कविताओं जो लिख रहे हैं उससे अच्छा है कि छोटी कविताओं में ही सब कुछ अर्थ अगर छिपा रहे तो छोटी कविताएं ही जो है अच्छी है। कहने का मतलब है लेखक कह रहे हैं कि लंबी कविताओं से तो छोटी कविताएं ही अच्छी है, यानी मित कथन में जो है अति कथन से अधिक शक्ति होती है। कम बोलने वाले लोग जो है ज़्यादा जो है फेमस हो जाते हैं ज़्यादा बोलने वालों से, है कि नहीं। उसके बाद लेखक कह रहे हैं कि आधुनिक युग के जो है कवि हैं, आधुनिक युग के जो कवि आए हुए हैं अभी, जैसे कि नए नए जो कवि राइटर आ रहे हैं, उन लोगों में ना तो क्रांतिकारी गतिविधियां देखने को मिलती है, ना ही जो है जो कवियों वाले कुछ गुण देखने को मिलते हैं, ना ही जो है उनको प्रबंध काव्य के बारे में उतनी जानकारी है। फिर भी ये जो अभी कविताएं लिख रहे हैं वो एक्चुअल में अच्छे हैं और प्रगीत की भांति ही हैं। तो ऐसी कविताएं जो लिख रहे हैं वो जो है एक्चुअल में तारीफ के जो है का है तो काबिल हैं और ऐसी कविताएं जो है समाज में आनी चाहिए। तो लेखक जो है अगर हम इस चैप्टर को अगर 2 लाइन में कहना चाहें तो लेखक कहना चाहता है कि जो पुराने जमाने के राइटर थे जो लंबी लंबी कविताएं लिखा करते थे उससे अच्छा है कि छोटी कविताएं लिखा जाए प्रगीत की तरह, जिसमें जो है बहुत सारा अर्थ जो है छिपा हुआ हो। यानी कि लंबी कविताओं के जो है बारे में लेखक कह रहे हैं कि वो सब भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि खराब है, लेकिन उसको पढ़ने में लोग अंसा जाते थे, अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब जो प्रगीत कविताएं छोटी छोटी आ रही है जिसको लोग गा के जो है पढ़ सकते हैं, इसमें जो है बहुत सारे अर्थ छिपे होते हैं, ये जो है अच्छी कविताएं हैं। लेखक यही कहना चाहता है। बात समझ गए, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके जो है क्वेश्चन आंसर आप बना सकते हैं। आप जो है हम बार बार कहते हैं हम पढ़ाते हैं, पढ़ लीजिए एक बार वीडियो यानी क्लास को देख लीजिए, उसके बाद जो है आप एक बार बुक को पढ़िए। बुक पढ़ने के बाद आप जो है इसके ऑब्जेक्टिव बनाइए, फिर सब्जेक्टिव बनाइए, और फिर उसके बाद अपने से इसके क्वेश्चन आंसर को करिए। जीवन में आप कभी भी किसी भी चैप्टर को नहीं भूल पाएंगे, और जो आपका बीमारी है कि हम किसी चीज़ को याद करते हैं भूल जाते हैं, तो वो जो है दूर हो जाएगा। क्या करना है, पहले किन्हीं भी सर का आप देख रहे हैं तो क्लास देखिए, उनका PDF नोट्स देखिए, और उसके बाद जो है उनका ऑब्जेक्टिव लगाइए, सब्जेक्टिव, और उसके बाद एक बार अपने से जो है कंठस्थ कर लीजिए कि जो हम पढ़े हैं याद किए हैं वो हम लिख पा रहे हैं कि नहीं। पूरा दुख और दर्द जो है दूर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही।
फिर जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। और अगर आपको नोट्स की समस्या है, टेस्ट की समस्या है, तो आप प्ले स्टोर से जो है SGS क्लासेस एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कर लीजिए। जितना दुख दर्द है वो सब जो है दूर हो जाएगा। बात समझ गए? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।